ये 10 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसका बैकग्राउंड आप लोग को पता है। पहले 9 तारीख को कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी लगी थी कि मेडिकल कॉलेज संबंधित हॉस्पिटल में से संबंधित कोई केस है जिसमें किसी बालिका के साथ संभवतः दुष्कर्म हुआ है। और जिसको लेके फिर हम लोग ने तत्काल अलर्ट हो गए थे, क्योंकि हमारे पास कोई सूचना नहीं आई थी। उसके बाद हम लोग जानकारी एकत्रित किए। जानकारी एकत्रित करने में हमको फ़ोन नंबर और उसका बालिका का पता थोड़ा बहुत पता चला, और जिसके आधार पे फिर हमने बालिका के परिजन से बात किया, माँ से बात किया। तो उनको बोला कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ हो, गलत हुआ हो, बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो, तो आके हमारे पास रिपोर्ट करें। और उस समय उसको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने घर भी टीम भेजी। अगले दिन हमने जब हमें सूचना मिली तो उसके बाद हमने घर भी टीम भेजी और सिविल में टीम भेजी, ताकि किसी प्रकार से निजता और गोपनीयता भंग ना हो। हमने अपनी साइड से उसका पूरा प्रयास किया था, तो वहाँ पे नहीं मिले थे। ये पता चला कि कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं। और फिर हमारा फ़ोन भी उस समय नहीं उठ रहा था, तो हम लोग उस टाइम पे थोड़ा हेल्पलेस हो गए थे कि कैसे अब इसमें हम आगे बढ़ें। कुछ समय बाद हमारा कांटेक्ट हुआ तो ये पता चला कि वो उनकी अभी जो लोकेशन है वो गोविंदगढ़ के समीप उस साइड कहीं पे उनके रिलेटिव हैं। तो जिसके आधार पे फिर हमने उनसे बोला कि आप गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस आ जाएं, और आपकी सहूलियत की जगह भी रहेगी, और हम लोग वहाँ पहुँच के आपका जो भी बयान होगा और वो लेंगे। अगर आप जो भी कराना चाहते हैं, जो भी कार्रवाई कराना चाहते हैं, वो करें। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग की तरफ से क्योंकि फैमिली या पीड़ित या फरियादी कोई भी एफआईआर कराने नहीं आए। जो भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी प्रयास किए गए, वो हम लोग ने स्टार्ट किए थे कि अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको जो उसके आरोपी हैं, जो गलत किए हों, उनको हम सजा दिला सकें। तो हमारे पूरा पुलिस टीम इसमें लग के हम लोग प्रयासरत थे। हमारे साथ तहसीलदार और प्रशासन भी उसमें लगा हुआ था। और फिर उसके बाद जब गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस में बयान वगैरह हुए, उसमें जो उन्होंने कथन दिया बच्ची ने, वो बहुत ही स्पष्ट नहीं आ रहे थे। जो उसका जो आप समझते हैं कि एक पूरी घटनाक्रम अगर बताई जाती है तो उसमें बहुत सारी उसका अभाव था कि क्या हुआ पहले, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे भी कभी जब आपके पास एफआईआर वगैरह कहीं से आपके पास मिलती है, जब हम चार्जशीट वगैरह जमा करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था। तो इसलिए पुलिस टीम जो थी उन्होंने भी बार बार पूछा कि आप सही चीज़ बताएं, और जो भी हुआ है वो सही सही बताएं। आपके साथ अगर छेड़छाड़ हुई है वो बताएं, आपके साथ अगर गलत कार्य हुआ वो बताएं। हमने हमेशा उनको स्वतंत्र रखा। आप जैसा कथन देंगे हम वैसा आपका कथन नोट करके उन्हीं धाराओं में हम अपराध कायम करेंगे। और उसके पहले ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने खुद पीड़िता की माता से बात किया था। उस समय वो राजी नहीं हो रहे थे। मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज रिपोर्ट कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो ऐसे आरोपी अन्य बच्चियों के साथ भी कर सकते हैं, और आपकी बच्ची के जो आरोपी हैं उनको भी हम सजा दिला सके, इसलिए हमने उनको मनाने की कोशिश की थी। और जिसके बाद उन्होंने समझ के फिर वो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई थी। बहरहाल फिर जब रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई, उसमें क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, और फिर उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि अगले दिन इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मेडिकल होता है, न्यायालय जांच होती है, इसलिए फिर उनको लाके उनकी ही सहमति से उनकी माँ के साथ, लड़की की माँ और उनको हमने वन स्टॉप सेंटर में रखा था। अगले दिन हमने एक टीम भेजी वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें महिला अधिकारियों की, जिसमें एडिशनल एसपी आरती भी थी और अन्य महिला अधिकारी थी। हमको इसी बीच में कुछ जानकारियां भी लगी थी बच्ची का कि आना जाना कैसे हुआ था। जो कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे कि बच्ची खुद के उससे बाहर निकल रही है, किसी ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा था उसमें नशे का या कोई ऐसी चीज। तो वो सारी चीज भी हमने उससे पूछा। कुछ हमको जानकारी लगी कि वार्ड बॉय जो है वो भी बच्ची से उसकी भी बातचीत हो गई है बीच में। और तो उसके आधार पे भी हमने पूछा कि आपने पहले एफआईआर में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब फिर उन्होंने बच्ची ने वार्ड बॉय के बारे में उल्लेख किया और ये बताया कि उसने उसको ब्लैकमेल करके बुलाया। तो उस सारी चीजों को भी हमने पूरा कथन भी लिया। हमने फिर भी समझाने की कोशिश की, एडिशनल एसपी थी और बाकी अन्य अधिकारी थे, हमने फिर भी समझाने की कोशिश की अगर अभी भी आपको कुछ भी रिपोर्ट करना है तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। किसी भी दबाव में, किसी प्रभाव में आप कुछ भी वो सूचना ना दें। तो उसके बाद उन्होंने किया। फिर भी हमने 354 छेड़छाड़ में मेडिकल उतना डिटेल्ड नहीं होता है, फिर भी हमने एक पैनल के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने
पूर्ण मेडिकल कराया होता है। छेड़छाड़ की रिपोर्ट में नहीं होता, फिर भी हमने कि बच्ची हो सकता है अभी ना बता रही हो सकता है कुछ उस दबाव में हो, तो उसके बाद भी हमने उसको जब्त करा। अगर हमको कुछ छुपाना होता है या कुछ हमको करना होता तो हम ये सारी चीज ना करते। फिर उसके बाद भी हमने जब्त करा। वहां पे भी उसको कोई चोट वगैरह नहीं थी, कोई बाहरी उसको नहीं था, और कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं थे कि इसके साथ कोई बहुत गंभीर घटना हुई हो। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, जैसे रेप वगैरह घटना हुई है ऐसा कोई इंडिकेशन वहां से भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने पीड़िता को न्यायालय में कथन कराए। उसी समय जब न्यायालय में कथन चल रहे थे तब मैं शायद यहाँ पे बाइट दिया था। न्यायालय में कथन में भी पीड़िता ने सिर्फ छेड़छाड़ की घटना बताई है, और उसमें कुछ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ उसके फोटो थे जो मॉर्फ करके उसने उसको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से वो महेंद्र के ही नाम पे छेड़छाड़ घटना, और बाकी जब वापस आ रही थी तो 2 अन्य लोग के द्वारा छेड़छाड़ की घटना उन्होंने बताई थी। और लेकिन जब बाहर निकल के करीब आधे एक घंटे बाद पीड़िता ने फिर गैंग रेप का उसमें हमको बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमने न्यायालय में भी यही कथन दिया जो हम मीडिया को अभी दे रहे हैं, और जब हमने न्यायालय के कथन देखा तो उसमें मात्र छेड़छाड़ का दिया था। अब न्यायालय में तो किसी का दबाव रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ माननीय महिला मजिस्ट्रेट होती हैं जो कि पीड़िता से खुद ही पूछती हैं, खुद ही समझती हैं, और पूरा जो भी घटनाक्रम पीड़िता बताती उस हिसाब से उसको लिखती हैं। उनको कोई चीज और सवाल पूछने होते तो वहाँ पूछती हैं, तो उस कथन में भी कुछ नहीं आया था। बहरहाल फिर मीडिया के सामने पीड़िता ने बताया, और आपने देखा होगा कि वो कथन जो उन्होंने उस दिन दिया था, उनके परिजनों ने दिया था, और आज की कथन उसमें बहुत अंतर आपको दिखे होंगे। उस समय उन्होंने बताया था कि जब वो महेंद्र से मिली थी तो महेंद्र उनको कमरे में ले गया, और फिर वहां पे 4-5 लोगों ने गलत कार्य किया, और कई जगह उन्होंने बताया कि मुझे ध्यान नहीं कौन व्यक्ति है गलत कार्य करने, और फिर कई जगह उन्होंने 4 बताया, फिर उसके बाद 5 लोग का नाम लिया। तो वहां पे भी एक है। फिर आज उन्होंने बताया कि जब महेंद्र से मिलने के बाद वो जब वापस जा रही थी तो बेहोश हो गई, और उसके बाद फिर 4-5 लोग ने गलत कार्य किया, एक रूम में ले जाके उनको ऐसा महसूस हुआ, और उसके बाद फिर उनको फिर वापस रोड पे छोड़ दिया गया, और उसके बाद उनके जब आगे गई तो उनके फैमिली और सब लोग मिले। अब आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो टोटल हमारे पास, क्योंकि ये एविडेंस बहुत अच्छे हैं, पूरा जो वार्ड से लेके जो पूरा जहाँ पे पीड़िता गई है, ये पूरा एक रिहायशी हॉस्पिटल या कमर्शियल एरिया है, तो हर जगह कैमरास और सीसीटीवी हमारे पास थे। हम निष्ठा की वजह से उन सबको नहीं प्रदर्शित कर सकते, वो सारी चीज नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक छोटा सा आंकड़ा ये बताना चाहूंगा कि टोटल जो पीड़िता है उसने वार्ड से लेके और जो मंदिर है जहाँ पे बेहोश हुई थी वो करीब 2.8-2.9 किलोमीटर है। और वो जो है करीब 1:12 पे रात को वार्ड से निकली है, और 1:41 पे उस मंदिर के पास बेहोश हुई है। तो आप बताएंगे कि करीब 28-29 मिनट होता है। एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, अगर ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। अगर बहुत स्लो नहीं चल रहा तो ठीक ठाक स्पीड से 6 किलोमीटर वो चल लेता है, और ये भी उसी हिसाब से 2.8 किलोमीटर इन्होंने कितने मिनट में किया बताइए? 21 और 29 मिनट्स में 2.8 किलोमीटर चाहिए। तो कहीं से भी बीच में जाके रूम में ले जाके गैंग रेप होना और वापस उस रोड पे छोड़ना, ये कहीं से भी टेक्निकली लॉजिकली संभव नहीं है। फिर भी हमने पीड़िता का हमने कल भी एक पूरा कथन लिया है, उसमें वही जो आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वैसे ही कुछ बिंदु उसमें बताए, उसको भी हम जांच में रखे हैं, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पीड़िता को हम जो भी उसके साथ अगर जो गलत हुआ उसको हम न्याय दिला पाए। जो मेडिकल में वो FSL की स्लाइड्स जब्त हुई उसको भी हम क्योंकि अभी तक उसमें धारा ही नहीं जुड़ी है, लेकिन हमने उसको फिर भी हमने FSL लैब भेजा है कि बाय चांस हमको कुछ भी एविडेंस उसमें मिलते हैं तो हम उसमें सुसंगत धाराएं उसमें बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो पीड़िता है उसकी माँ ने भी आपने देखा होगा कथन दिए थे, तो उसमें माँ ने भी बोला था कि नहीं कोई दबाव पुलिस ने नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि पीड़िता को आगे करके कुछ अन्य तरह के इसमें क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। एक पीड़िता एक छोटी सी बच्ची है, 16 साल की बच्ची है। मैं सभी से अपील है कि उसको इस तरह से चीजों में ना यूज करें, और जो सच्चाई है उसको आने दें। और क्योंकि अगर हम आप देखेंगे अभी तक 4-5 बयान उसके चेंज हो गए हैं, और जो उसका ओरिजिनल केस है वो भी कमजोर होता जाएगा अगर उसके बयान ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो बस यही अपील है कि हमने अपनी साइड से पूरी ईमानदारी से, हमारी पूरी टीम ने दिन रात जग के
इस पूरे केस को हमने सॉल्व करने की कोशिश की, पूरे उस पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की है। और मैंने अभी भी अपील है पीड़िता और उसके परिजनों से कि आप हमको बताएं, हम सारी चीजें आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो सही घटना है वो हम करना चाहते हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। बस यही अपील करना चाहते हैं। बच्ची न्यायालय के बाहर ये कहती है कि हमने जो न्यायालय में कहा वही यहाँ कह रहे हैं। आज वो कहती है कि हमने न्यायालय में वो नहीं कहा जो हम यहाँ कह रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसमें कुछ राजनीतिक व्यक्ति शामिल हो गए हैं और इसको मामले को खूब पकड़ा है? निश्चित रूप से, जैसे आपने सुना ही होगा, उस दिन उसने पीड़िता बच्ची ने बोला था कि हमने न्यायालय में वही कहा जो अभी यहाँ कह रहे हैं। फिर हमने जब बताया कि न्यायालय में तो उस पीड़िता ने मात्र छेड़छाड़ की बात की, तो फिर आज बयान बदल गए और उसमें ये बताया गया कि न्यायालय में पीड़िता ने पुलिस के दबाव में बयान दिए। तो कहीं ना कहीं बार बार बयान को बदलना, बार बार उसको वो करना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पीड़िता अबोध है तो उसको कोई ना कोई आइडियाज दिए जा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है जिसके आधार पर उसके कथन बार बार चेंज हो रहे हैं।